हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, एल यू फैक्टराइजेशन मेथड या एल यू डिकम्पोजिशन मेथड आप इसको कह सकते हैं। मैंने आपको इसका लेक्चर दे दिया हुआ है। तो मैंने बोला था थ्रू एक क्वेश्चन आपको इसका पूरा गोटा लगवाया जाएगा, यानी कि समझाया जाएगा। तो देखें, ये आपके सामने मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स आपने थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व किए हुए हैं, बट इन योर कोर्स आप इसको सॉल्व करेंगे एल यू फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मैट्रिक्स को इसकी फॉर्म देनी चाहिए ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली। तो देखो बच्चों, ए हमारे पास यानी ए मैट्रिक्स है, हम क्या करते हैं, इनको बगैर वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट होते हैं सिर्फ उनको लिखते हैं। इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता ना तो -5 यहाँ पे मैं लिखता, -y ना लिखता दूसरे में जाकर। ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं बोलनी। यहाँ पे इसके साथ 1 है, यहाँ पे इसके साथ 1 है, यहाँ पे 1 है, 3 है और 4 है। सारे हमने कांस्टेंट लिख लिया। अब इनके वेरिएबल्स आपने नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखने हैं कॉलम वाइज। फर्स्ट था x, सेकंड था y, थर्ड था z। अब इज इक्वल टू वाली साइड पे इज इक्वल टू वाले एलिमेंट्स आप लिखोगे 14, 13, 17। अब बच्चों देखो यार, मैं ना यहाँ पे काफ़ी सिंपल आपके लिए रखूँगा। आपको पता है ये हमारे लिए ए मैट्रिक्स है, जैसा कि आपने स्टडी किया हुआ है इन्वर्जन मेथड के लिए। ये ए मैट्रिक्स होता है, ये एक्स मैट्रिक्स होता है और ये बी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। अब आपने फर्स्ट स्टेप स्टडी किया है अपने एल यू फैक्टराइजेशन में कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ए इज इक्वल टू एल यू रखना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है इस मेथड का। तो ए आपका मैट्रिक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को पुट कर दें 1 2 3 5 1 1 देन 1 3 4। ठीक है, और इज इक्वल टू की साइड पे पहले एल मैट्रिक्स आएगा। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, यहाँ पे ना आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस मेथड के अंदर जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका डायगोनल 1 1 1 है। ठीक है, जबकि जो नेक्स्ट मेथड आएगा उसमें एल का जो डायगोनल होगा वो उसके एलिमेंट्स होंगे L11 L2, मतलब कि वो आपको समझा दिया जाएगा। बस इतना याद रखो कि इन यानी कि जब आप एल यू फैक्टराइजेशन मेथड स्टडी कर रहे हो तो उसमें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में 1 1 है। ठीक है, आपके सामने दोनों बनाऊंगा यार इकट्ठे, ये जो मतलब कि लोअर और अपर है, ताकि आपके जहन में मेरा कंसेप्ट बैठ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मेन चीज़ है जो वेरिएशन है मेथड्स के अंदर, ताकि आप इसको बोल ना सकें। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चक्कर है, ये चीज़ याद कर लो यार। अगर एल यू होगा मेथड, इसके नाम से याद रख लो, एल पहले आ रहा है ना इस मेथड में, यानी ये नाम ही इस मेथड का एल से शुरू हो रहा है। तो लिहाजा जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा इसके डायगोनल में 1 1 पाया जाएगा। ठीक है, जबकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, यानी ये यू है जिसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसके डायगोनल में इसके एलिमेंट्स के नाम से पाए जाएंगे, यानी कि यू 1 1। अब ये 1 1 क्या प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट, और यहाँ पे यहाँ पे क्या है, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट U2 पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा U33। यानी कि ये फर्क है बच्चों, जब आप एल यू फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो आपको लोअर ट्रायंगुलर में उसके डायगोनल के अंदर 1 1 1 रखना पड़ता है और अपर ट्रायंगुलर की जगह उसके वेरिएबल्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, जब आप इसके नेक्स्ट मेथड में जाओगे तो वो उसका फर्स्ट स्टेप एज इट एज होगा, सेकंड स्टेप भी एज इट एज होगा। बस क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में फर्क क्या होगा कि वहां पे लोअर की जगह उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स L11 L22 L33 आ जाएगा, बट अपर में वहां पे डायगोनल में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चक्कर है, दोनों में फर्क रखना, अपने जहन में इस चीज को स्टोर कर लो। मेरा तो यही है, मैं ट्रिक्स के थ्रू अपने ब्रेन के अंदर सब चीज़ें स्टोर करता हूँ। तो मेरी ट्रिक्स यही है कि ये एल यू फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि एल के नाम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर के डायगोनल को पहले 1 दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखा जाता है इस चीज़ को। अब देखें, ये लोअर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर उस वक्त ही होता है जब एलिमेंट्स यानी कि डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके 0। अब डायगोनल का एलिमेंट ये 1 है, इसके ऊपर तो मैं 0 कहीं लिख नहीं सकता, इसके ऊपर जो 1 के ऊपर जो एलिमेंट एक बचा वो 0 होगा, इसके ऊपर जो है वो 0 होंगे। बाकी यहाँ पे अब ये अपर ट्रायंगुलर कब होता है, जब जो डायगोनल है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो, डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो, तो ये यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ऐसे। अब बाकी के क्या वेरिएबल्स आएंगे वो आपको पता ही है, वो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे दूसरी रो का पहला एलिमेंट, यहाँ पे तीसरी रो का पहला एलिमेंट, यहाँ पे तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ऐसे। यहाँ पे भी ऐसे ही आप करोगे। अब ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पे फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे
सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे बच्चों आप इसको लिखते हैं। अब ये देखें, अब ये क्यों कहलाता क्यों है यार, ये क्वेश्चन मैं ना यहाँ पे असल में गांध नहीं मचाना चाहता, मुझे पहले ना इनको मल्टीप्लाई दे लेने दे के आपको समझा लेने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कहलाते क्यों है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो देखो ए मैट्रिक्स को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट एज छोड़ दो। अभी मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगूँ। मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, क्या कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बनाएगा आपका मैट्रिक्स, जो मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा आपको रिजल्टेंट, उसका पहला एलिमेंट बनाएगा। देखो पहले 1 u11 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ गया u11, फिर ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें +0 हुआ। ठीक है, फिर ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये +0 हुआ। अब यहाँ पे बच्चे मार खाते हैं, वो पता क्या समझते हैं, वो समझते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई खा के इस पूरी रो के एलिमेंट्स बना देगी। ऐसा नहीं होता, यानी कहने का मतलब ये वो ऐसे लिखेंगे u1100 वो ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता यार। अब देखो सेकंड एलिमेंट इस मतलब कॉलम का कैसे बनेगा, रिजल्टेंट सॉरी मैट्रिक्स का। ये रो जो है बच्चों अब इस मैट्रिक्स से मतलब इस मैट्रिक्स के इस कॉलम से मल्टीप्लाई खाएगी सेकंड कॉलम से। तो देखो 1 u12 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ गया u12, प्लस ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, प्लस ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया। ऐसे होता है। अब थर्ड इसका एलिमेंट कैसे बनेगा, यही रो इस कॉलम से ज़रब खाएगी, थर्ड कॉलम से। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद u13, दूसरा 0 आ गया, तीसरा भी 0 आ गया, क्योंकि ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0। ऐसे ही बच्चों सेकंड रो में होगा। अब ये सेकंड रो भी 1 बाय 1 से मल्टीप्लाई होकर एक एक एलिमेंट बनाती जाएगी। ठीक है, देखो पहले L21 इससे ज़रब हुआ तो मेरे पास आ गया L21 u11 प्लस, अब यहाँ पे 1 है ना, तो देखो इसका सेकंड एलिमेंट 1 है और इसका सेकंड एलिमेंट 0 है, तो +0 आ गया। ठीक है, फिर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 0 आ गया। अब आती है सेकंड एलिमेंट की बारी, तो सेकंड एलिमेंट कैसे बनेगा, सेकंड रो का जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम से ज़रब खाएगी, ये रो इस कॉलम से ज़रब खाएगी। L21 u12 से पहले ज़रब हो गया, L21 u12 आ गया। ठीक है, फिर ये 1 इससे ज़रब हो गया तो ये आ गया +u22, फिर ये 0 से ज़रब हुआ तो ये 0 आ गया ऐसे। अब नेक्स्ट यही रो इस कॉलम से ज़रब खाएगी तो इसका तीसरा एलिमेंट बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, तो क्या आएगा L21 u13, फिर ये 1 इससे ज़रब होगा तो ये आएगा +u23, फिर ये 0 इससे ज़रब हुआ तो +0 आने वाला। अब फाइनल इसका बनेगा कैसे, थर्ड रो बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होगी। देखो L31 पहले इससे ज़रब हुआ तो L31 u11 आ गया, +0 क्योंकि इसके ये वाले एलिमेंट से ज़रब होने से 0, ये वाले एलिमेंट से ज़रब होने से 0 मिलेगा। अब L31 इससे ज़रब हुआ तो मुझे मिल गया L31 u12, प्लस L32 इससे अब ज़रब हुआ तो मुझे मिल गया L32 u22, प्लस आगे 0 मिल रहा है। उसके बाद लास्ट वाला देखो, तो देखो L31 u13 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस L32 u23 से मल्टीप्लाई होगा L32 u23, और लास्ट एलिमेंट इसका आएगा, देखो 1 है तो u33 आ जाएगा। ये मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। अब बच्चों ये आपके सामने मैट्रिक्स है, इसको अभी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ए के सामने। मैं आपको सॉरी बताने वाला था, ये देखो ये लोअर ट्रायंगुलर इस वजह से कहलाता है क्योंकि देखो ये ट्रायंगल ऐसे डायगोनल की ऐसे ट्रायंगल बनती है। देखो डायगोनल की मदद से ये इसको ऐसे देखो मिला के देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन रही है इनकी मैट्रिक्स के अंदर, और इस ट्रायंगल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे इसकी बनाओ तो ये देखो ये डायगोनल की एक लाइन खींच ली हमने। अब नीचे वाले एलिमेंट्स इसके 0 हैं जबकि ऊपर वाले एलिमेंट्स इसके कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, मतलब वेरिएबल्स हैं चाहे वैल्यूज तो रखते हैं ना। तो ये बन गया अपर ट्रायंगुलर, दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ माई लैंग्वेज। अब बच्चों मैं यहाँ पे ना एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं इसी से आपको समझा दूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए एक स्टेप लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजिंग होते हैं। तो उनके लिए ना, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर डिप्लोमे वाले होते हैं। 5 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 3 4। ठीक है, ये मैंने ए मैट्रिक्स अब लिख दिया। पहले मैंने यहाँ पे उसको वेरिएबल यानी इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये देखो कितनी जगह इसने घेर लिया।
अभी आप बोलेंगे सर इसने तो अभी भी इतनी जगह घेरनी है, क्यों क्यों घेरेगा? क्योंकि अब तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप इनको कैलकुलेशन के बाद लिख रहा हूँ। U11 मिलेगा, यहाँ पे देखो U12 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे U13 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो L21 U11 बाकी ज़ीरो है। यहाँ पे क्या मिल रहा है L21 U12 प्लस U22, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है L21 U13 प्लस U23 मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ L31 U11, यहाँ पे L31 U12 प्लस L32 U22 ये मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो L31 U13 फिर L32 U23 प्लस U33। बच्चों ये काफ़ी ना कह लो गांद मचाती हैं ऐसे जो होते हैं ना वेरिएबल्स टाइप मैट्रिक्स, ये काफ़ी हमारा दिमाग ख़राब भी करते हैं और गांद भी मचवाते हैं। अब देखो पता क्या चक्कर है, अब ये जो मतलब कि दोनों मैट्रिक्स इसके यानी कि एक दूसरे के इक्वल है ना, इसका ये मतलब है यानी कि ये वाला वेरिएबल इस वेरिएबल के इक्वल है, ये वाला वेरिएबल इस वेरिएबल के इक्वल है, ये वाले वेरिएबल्स इस वेरिएबल के इक्वल है, यानी कि जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल है। तो देखो यहाँ साफ पता चल रहा है U11 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 के इक्वल है, कुछ की तो डायरेक्ट ही पता चल रही है ना। U12 की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है। ऐसे आपने सर्कल नहीं लगाने, आपने ऐसे इक्वेशंस प्रूव करके दिखानी है। आपने लिखना है कंपेयरिंग दिस टू मैट्रिसेस, फिर आप ऐसे लिखोगे U11 इज इक्वल टू 1, U12 इज इक्वल टू 5, फिर ऐसे ही लिखोगे U13 इज इक्वल टू 1। अब देखो अब आप कोशिश करो कि यानी कि जो जिन वेरिएबल्स में मतलब कि सिर्फ एक वेरिएबल रह जाता हो वो वाली आप इक्वेशंस लो। देखो L21 और U11, यहाँ पे मुझे U11 की वैल्यू पता है तो मैं ये वाली एलिमेंट लेता हूँ। क्या है L21 U11, ये किसके इक्वल है 2 के। तो U11 की वैल्यू 1 थी, अगर मैं ये वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाती है L21 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू मिल जाती है इसकी, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको कोई वैल्यू मिली है वहाँ पे ऐसे डिब्बे बना लें। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को भी कंपेयर कर लेता हूँ। देखो क्या है L31 U11 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों ज़रा गौर करो कि U11 की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिली हुई है, 1 पुट करते हैं तो हमें L31 की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें अभी तक कई वैल्यूज़ मिली हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें देखो U22 की वैल्यू आपको अभी तक मिली या नहीं मिल सकी, यानी ये तो अभी आपकी इक्वेशन काम की नहीं है। L21 और ये देखें सॉरी ये देखें L21 और U12 ये आपको दोनों वैल्यूज़ पता है, बस U22 नहीं पता। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं पुटिंग करके। देखो आ जाएगा L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 के बिल्कुल सामने है, इस 1 के ये देखो पोजीशन से आपने देखना है। तो देखो U22 बच्चों इधर ही रह गया, इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस L21 और U12। तो उधर जाके ये इनकी वैल्यूज ही पुट होंगी। L21 की कितनी वैल्यू आपके पास आई हुई है 2, इंटू U12 की वैल्यू पुट होगी जो कि आपके पास थी 5। तो देखो ये कितना बन रहा है, तो 5 बार 10, यानी ये आने वाला है 1 माइनस 10 यानी कि -9। ये आपको U22 की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करके देख लें। L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल टू है ये 3 के। तो यहाँ पे देखें L21 की वैल्यू 2 है, U13 की वैल्यू आपके पास 1 है, U23 आपने मालूम करना है। तो देखो बच्चों ये जो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 इस साइड पे +2 है, उस साइड पे जाके -2 हो जाएगा। तो U23 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 - 2 1 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बच्चों सारे यार वेरिएबल्स फाइंड आउट करके ना ऐसे ही आपने 1 बाय 1 सबको कंपेयर करके निकालने हैं। तो मैं सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल के आपको बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ऐसे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ तो बच्चों देख सकते हैं मैंने सारी इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए 1 बाय 1 सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। आप एक दफ़ा गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे वैल्यूज़ निकले हैं। तो वेरिएबल्स आप गिने कितने थे आपके पास, देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 वेरिएबल थे और 9 की वैल्यूज़ निकला, यानी कि हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अब आपने सेकंड स्टेप पे जाना है, जो कि आपके पास क्या था, ये देखो वो स्टेप था आपके पास लक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है ना आपके पास, यही होता है ना इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। आपने बस यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की है, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। अब इसी स्टेप का एक यानी यहाँ पे एक मेजर स्टेप होता है जो आपको मैंने बयान नहीं था किया, वो ये है कि आपने यहाँ पे यू एक्स को बच्चों रिप्लेस कर देना है वाई से, ठीक है, और यही आपका आगे थर्ड स्टेप कहलाएगा। बट वाई को यहाँ पे वैल्यू कैसे दोगे, मतलब कि वाई की कुछ ना कुछ आपने वैल्यू रखनी है, वो कैसे लोगे, देखो यहाँ पे ये पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, एल वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखो बच्चों वाई इज इक्वल टू आपने ले लेना है 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो 3 वेरिएबल्स आपने ले लेने हैं, ऐसे देखो y1 y2 y3। अगर 2 का होगा तो आपने 2 वेरिएबल्स ले लेने हैं, y1 और y2, ठीक है। अगर 4 का होता है तो आप 4 वेरिएबल्स लेट कर लोगे। आपने यहाँ पे लिखना है लेट y इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे भी आपने लिखना है लेट यू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब नेक्स्ट पेज पे जाके मैं ये स्टेप करता हूँ। एल मैट्रिक्स आप कैसे लिखोगे, आप एल मैट्रिक्स इन वैल्यूज की मदद से लिखोगे, यानी ये वैल्यूज पुट करके इस मैट्रिक्स में, ये जो आपने यहाँ पे बनाया था। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके ये स्टेप को कवर अप करता हूँ। तो ये देखो बच्चों, ये मेरा एल मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास 3 वेरिएबल्स थे, मैंने उन तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज निकाली थी वो पुट कर दिया। देखें वही चीज़ है, यानी कि डायगोनल में 1 1 1 है, ऊपर जीरोज हैं और नीचे वैल्यूज हैं 1 1 के, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर बस जीरो होते हैं। और वाई मैट्रिक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी, और बी मैट्रिक्स आपको पता है ऊपर जो हमने लेट किया था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम यहाँ इन मैट्रिक्स की मदद से वाई की वैल्यूज है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल्स की। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे बच्चों 3 इक्वेशंस बनेंगी। देखें किस तरह से, पहले ये जो हमारे पास, देखो मैं चलो आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि उस्ताद ये काम नहीं करते, मेरा काम बनता है आपको अब करवाना। पहले ये जो रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से, ऐसे आपके पास 3 यानी कि यानी कि 3 रोज एक कॉलम बन जाएगा। देखो कैसे, पहले ये रो जब इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुई तो मेरे पास आ गया 1, y1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y1 आ गया, प्लस फिर 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। अगर नेक्स्ट इसका कोई कॉलम ही नहीं था तो दूसरा इसका एलिमेंट बन ही नहीं सकता, तो यानी एक ही एलिमेंट बनेगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई खाएगी, पहले क्या आएगा 2y1 प्लस 1, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो y2 आ गया, प्लस 0 आ गया। अब इसका फिर से दूसरा एलिमेंट नहीं बनता क्योंकि आगे कोई दूसरा कॉलम ही नहीं है, ठीक है, समझ आई। अब ये तीसरी रो मल्टीप्लाई होगी तो देखो 3y1 आ रहा है पहले नंबर पे, फिर आ रहा है 14 और 9y2, फिर आ रहा है सिर्फ y3, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू दीज वेरिएबल्स। अब यहां से आपको बच्चों y की वैल्यूज पता चल जाएंगी। देखो अब ये जो मतलब कि यानी कि मैंने वहाँ पे आपके सामने जब a इज इक्वल टू एल यू किया था तो मैंने आपको बताया था कि एल यू मल्टीप्लिकेशन के बाद जोन सा वेरिएबल जिस वेरिएबल के सामने होता है उसी वेरिएबल के बराबर होता है। अब ये y1 वाली ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इसके बराबर है, यानी कि y1 प्लस 0 इज इक्वल टू 14 है यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल रही है y1 की कितनी। ये आपका स्टेप है, ये आपने नीचे करना है, मैं जगह के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो y1 मुझे डायरेक्ट 14 मिल रहा है, ठीक है बच्चों। y2 की बात करूं तो देखो ये इस इक्वेशन से मिलेगा 2y1 प्लस y2, ये किसके बराबर इन्होंने लिखा हुआ है 13 के, 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे जब बच्चों देखो y2 इस साइड पे रह गया और दूसरी साइड पे हो गया 13 माइनस 2y1, y1 की कितनी वैल्यू आपके पास आई हुई है 14, वो आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 28 माइनस 13 आ रहा है, यानी कि 13 माइनस 28, तो ये -15 आ रही है इसकी वैल्यू। अब बात आ जाती है बच्चों, ये आपके पास y2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी इक्वेशन की, उसको कंपेयर कर लें तो आपको y3 मिल जाएगा। ये देखें ये थर्ड इक्वेशन है, 3y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें 14 प्लस 14 ओवर 9 y2 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि -15 है, प्लस y3 ये किसके बराबर है 17 के, ये आपके पास आ गया। देखो y3 इधर ही रह गया, बाकी सबको उठा के दूसरी जानिब ले गए। 17 में से माइनस होगा पहले, 3 ज़रबे 14 कितना होता है 42, ये उधर जाके -42 हो गया ये। और इसकी बात करूं तो ये देखते हैं कितना बनता है 14 ओवर 9 इंटू
-15। तो ये बच्चों इधर बनता है -70/3, उधर जाके हो जाएगा +70/3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से y3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कितनी आती है। 17 - 42 + 70/3, तो ये आती है -5/3। ठीक है, अब यहाँ से आपको y मैट्रिक्स का पता चल गया। y मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि y मैट्रिक्स था आपके पास इसके बराबर और आपको इसकी सारी वैल्यूज पता है। और थर्ड स्टेप आप सब जानते हैं क्या होता है। हमारे पास थर्ड स्टेप होता है ux इज इक्वल टू था हमारे पास y। हाँ, ये अब बच्चों ये जब करोगे इसको तो आपको x की वैल्यूज पता चल जाएंगी। x1 वो आपके पास था, x बराबर किसके था, x, y और z के। ये देखें मैंने इसको ओपन करके रख दिया। ये आपके पास x मैट्रिक्स था। वैल्यूज पुट करो पहले u मैट्रिक्स। ये देखो बच्चों u मैट्रिक्स ये हमारे पास लिखा हुआ है u11 u12 u13। पहले इनकी वैल्यूज मैं देखूंगा नीचे मैंने क्या निकाली थी। ये देखें आपके सामने निकाली हुई है। u11 की वैल्यू 1 है, 12 की वैल्यू 5 है और 13 की वैल्यू 1 है। यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 5 1। ठीक है, ये u मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। फिर आगे आता है 0 0 और यहाँ पे भी 0 और आगे ये तीनों वेरिएबल्स हैं। u22 और u23 की वैल्यू ढूंढे, कहाँ पे आपने निकाली, ये देखें u22 की वैल्यू आई हुई है हमारे पास -9, तो यहाँ पे आ गया -9। अब u23 की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास 1 आई हुई है। ये देखें u23 इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट एक ही एलिमेंट रह गया, वो है u33। वो आपने कहाँ पे निकाला, ये देखें -5/9, ये आपने निकाला हुआ है। आग इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा x मैट्रिक्स जो कि आपके सामने ही है, x, y और z। विच इज इक्वल टू, अब इसके आगे आपने y मैट्रिक्स लिखना है जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया। ये बच्चों अब मुझे मेरे ख्याल में फोल्ड कर लेना चाहिए इसे। तो y मैट्रिक्स आपके पास है y1 जो कि 14 है, फिर आपके पास था y2 जो कि आपके पास -15 है, फिर y3 था तो वो है -5/3। तो यहाँ पे भी बच्चों वही प्रोसीजर है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, फिर 1 बाय 1 जैसे इनको कंपेयर किया वैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आपके सामने करता हूँ। यही पहले 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया x, फिर +5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 5y, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया z। आगे ये देखो दूसरा आप एलिमेंट क्या बनेगा, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 0x, तो 0 ही आ जाएगा ना, प्लस -9 इससे ज़रब हुआ तो ये आ गया -9y, ऐसे लिख देता हूँ। आगे ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया +z। अब थर्ड की बात करूँ तो देखो पहले नंबर पे आ जाएगा 0, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -5/9z, विच इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब बच्चों आपको पता क्या करना है, इनको भी ऐसे कंपेयर करना है जैसे वहाँ पे किया था। तो पहले मैं थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करना चाहूँगा जो वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है, देखो बाकी सारे क्या हैं, कांस्टेंट है, तो वो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। -5/9z इज़ इक्वल टू -5/3। ठीक है, माइनस दोनों तरफ से गया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ z रह गया और ये 5/9 दूसरी जानिब जाके उल्टा हो गया, यानी कि 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 5 डिवाइड हो गया, ऐसे आ गया। तो 5 से गया, 3 1 जार 3 3 जार, यानी कि z की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हम निकालते हैं दूसरी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में है -9y + z इज़ इक्वल टू -15। ठीक है, तो देखो बच्चों z की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे सिर्फ -9y रह गया और दूसरी तरफ आ गया -15 -z की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 3 है। यहाँ पे सिर्फ y रह गया क्योंकि -9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये आ रहा है -18, -18 के बटे में चला गया -9, माइनस से कैंसिल, 9 1 जार 9 2 जार, तो यानी कि y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x + 5y + z इज़ इक्वल टू क्या है, 14। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, x इधर ही रह गया, 14 में से जाके -5y हो गया, y की कितनी वैल्यू आपके पास 2, माइनस z हो गया, z की कितनी वैल्यू आपके पास 3। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी। 5 2 बार 10 और एक वैल्यू आ रही है मेरे पास x की, साफ नज़र आ रहा है जितना यहाँ पे है। तो देखो बच्चों लास्ट एंड फाइनल आपने बस इतना कर देना कि x आपने मैट्रिक्स उनको लिख के दे देना कि क्या आता है। x की पहले वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी जो कि 1 है, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 2 है, और फिर z की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 3 है। 1 2 3 इसका आंसर था। काफ़ी यार
अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें ना, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपना आंसर वेरीफाई भी करना चाह रहे होते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया, इन वैल्यूज़ को आपने पुट करके देख लेना किसी एक इक्वेशन में जो उन्होंने शुरू में दी थी यहाँ पे। तो अगर तो वो वैल्यूज़ सेम टू सेम वही आंसर देती हैं जो उन्होंने दी हुई हैं, तो फिर तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।